हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है 6 बजे वाली क्लास में, जो कि किसके ऊपर है भाई? बलबन के ऊपर। दास्तान इतिहास हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम जो इंडिविजुअल हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज होते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो आज हम बलबन को पढ़ेंगे। लास्ट वीक हमने अशोक पढ़े, समुद्रगुप्त पढ़े। इस वीक थोड़े मिडिवल इंडिया के शासक पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट वीक मॉडर्न इंडिया के पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी आ जाइए भाई सभी के सभी लोग, फिर शुरुआत करते हैं किनकी? बलबन की। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। यस, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई सभी के सभी लोग। ऑलराइट, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, जो तो बलबन जब आप समझते हो या बलबन जब आपके याद आता है तो क्या क्या याद आता है? क्या क्या याद आता है? हम तो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको क्या याद आता है? थ्योरी ऑफ किंगशिप याद आती है कि नहीं आती? नियाबत खुदाई, जिल्ले इलाही, ये सब याद आता है कि नहीं आता? हाँ बताओ, याद आता है कि नहीं आता? बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप, नियाबत खुदाई, जिल्ले इलाही, ठीक है भाई, तुर्कान चहलगानी। तो ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। सो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? छोटी क्लास होगी। आपको मैं वही बलबन के बारे में समझाऊंगा, उसका उदय कैसे हुआ, तुर्कान चहलगानी के बारे में, स्ट्रगल तुर्कान चहलगानी के साथ क्या हुआ, थ्योरी ऑफ किंगशिप, बलबन का राजतंत्र का सिद्धांत वसाया, जिसमें वो थ्योरी ऑफ किंगशिप अपने बेटे को समझा रहे थे, और फिर लास्ट में उसकी लेगेसी के बारे में कि भाई और जो इतिहासकार हैं उनके बारे में क्या बोलता है। तो ये चीजें हम बलबन के बारे में आज कवर कर रहे होंगे। तो बलबन का टाइम पीरियड कब से कब तक आता है? बलबन का टाइम पीरियड कब से कब तक आता है? रिमोट से करूंगा। ठीक है, तो बलबन का टाइम पीरियड कब से कब तक आता है? चल जा भाई। हाँ, बलबन का टाइम पीरियड एज अ रूलर फ्रॉम 1265-66 टू 1286, यहां तक उनका टाइम पीरियड आता है। लेकिन उससे पहले उनका उदय हो चुका था, इन द सेंस कि वो नायब ममलिक यानी कि किसके इंचार्ज हुआ करते थे, मतलब एज अ रीजेंट नसरुद्दीन महमूद के थे, फिर तुर्कानी चहलगानी का पार्ट हुआ करते थे। सो जब हम बलबन को देखते हैं कि बलबन था कौन, तो बलबन एक स्लेव था। बलबन एक दास ही था जिसको किसने खरीदा था? ख्वाजा जमालुद्दीन बशीर ने। ख्वाजा जमालुद्दीन बशीर उसको खरीदते हैं और फिर उसको इल्तुतमिश को बेच देते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश के दास के तौर पे वो हुआ करता था इल्तुतमिश। और भाई इल्तुतमिश के जो भाई थे सैफुद्दीन ऐबक, किसली खान के नाम से जाने जाते हैं, उनके वो दास की तरह था। वहां से उसका उदय होता है बलबन का। तो बलबन को फिर हम देखते हैं कि वो एक खासेदार की तरह था। खासेदार, खासदार क्या होता है? खासदार एक अटेंडेंट जिसको छोटी मोटी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये चीज अटेंड करनी है, छोटे मोटे काम एक अटेंडेंट के तौर पे। फिर वो अमीर अखूर बनता है, अमीर अखूर बनता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जा रही है। उसको इक्ता भी, वो जो इक्ता था रेवाड़ी का बहरम शाह के अंडर, वहां उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हल्की फुल्की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी शुरू हो गई। फिर वो गवर्नर बना हासिल का, और फिर आखिरी में अमीर हाजिब बना। ठीक है, अमीर हाजिब जो सेरेमनीज का इंचार्ज होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका उदय होना शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी वो स्लेव ही था इल्तुतमिश का। ठीक है, इल्तुतमिश का स्लेव था। रियली में उसका जब राइज होता है तो वो तुर्कान चहलगानी के अंदर उसका राइज होता है। तुर्कान चहलगानी क्या है? तुर्कान चहलगानी जिसको इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया, पावरफुल बॉडी 40 लोगों की, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए थे, किस लिए? कि ये लोग मेरे वफादार रहे। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई गई, इनको वॉरफेयर भी आता था, लड़ना भी आता था, पर्शियन अरेबिक शरीयत के अंदर इनकी नॉलेज थी। ठीक है, सो ये पावरफुल बॉडी था जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। और ये सब कौन थे? टर्किश स्लेव ऑफिसर। ये सभी के सभी लोग तुर्क थे। ठीक है, और ये गुलाम थे, जिसमें एक बलबन भी हुआ करता था, जिसमें एक बलबन भी हुआ करता था। ठीक है, इसके अंदर और कौन लोग थे भाई? हालांकि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं कौन कौन लोग थे। कबीर खान था, इजाउद्दीन सलारी था, सैफुद्दीन कुची था, अलाउद्दीन जैनी था, ये सब और लोग थे।
बलबन जो खुद तुर्कानी चहलगानी का पार्ट था, तुर्कानी चहलगानी बनाई क्यों थी इल्तुतमिश के द्वारा कि ये लोग वफादार रहे और उसको एडवाइस करे मामलों में, प्रशासनिक मामलों में उसको एडवाइस करे। यहां से बलबन का राइज होता है। अब ये तुर्कानी चहलगानी जो एक इतनी पावरफुल बॉडी थी, इसका इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट कब होने शुरू होते हैं, जब रजिया को अपॉइंट किया जाता है। इल्तुतमिश किसको बिठाना चाहता था गद्दी के ऊपर? रजिया को बिठाना चाहता था, ठीक है। रजिया को वो पसंद करता था, लेकिन जो तुर्कान चहलगानी थी वो किसको पसंद करती थी? रुकनुद्दीन को, यानी कि जो रजिया के भाई थे वो उनको पसंद करती थी, और तुर्कान चहलगानी ने उनको गद्दी के ऊपर बिठा भी दिया था। लेकिन रजिया आती है, रुकनुद्दीन को हटाते हैं और फिर गद्दी के ऊपर बैठती है। लेकिन यहीं से ही शुरू होता है पावर टसल, यहीं से ही पावर टसल शुरू होता है, मतलब लड़ाई, शक्ति को लेकर लड़ाई तुर्कानी चहलगानी के अंदर ही। तुर्कानी चहलगानी जो रजिया के खिलाफ लड़ती है, क्यों? क्योंकि रजिया ने नॉन टर्क्स जो गैर तुर्क होते थे उनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया था, जिसमें किस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया? इंडियन मुस्लिम्स को गाजी के तौर पर अपॉइंट किया गया, एक यकूत थे उनको घोड़े के इंचार्ज बना दिया था, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट, ये सारे अपॉइंटमेंट रजिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। फिर रजिया हटा दी गई, क्या खत्म कर दी गई, मार देगा उनको, 1240 के अंदर उनको खत्म कर दिया गया था। फिर उसके बाद कौन बैठते हैं? पपेट की तरह बैठते हैं बैरम शाह, मसूद शाह और फिर नसरुद्दीन महमूद। तो ये कौन थे? तीनों के तीनों एज अ पपेट। किसके पपेट थे? तुर्कान चहलगानी के। जैसे तुर्कान चहलगानी इनको करने के लिए बोलती थी, ये वैसे कर रहे होते। अब यहीं पे बलबन देखिए, ठीक है, बलबन का राइज होना। बलबन का राइज पहले ही हो चुका था, हालांकि वो सुल्तान बाद रहे थे, लेकिन राइज पहले ही हो चुका था। कैसे? कि वो नसरुद्दीन महमूद के रीजेंट की तरह काम कर रहे थे। रीजेंट मतलब नायब ममल्लक, ठीक है, नायब ए ममल्लकत की तरह वो काम क्या करते थे? किसके लिए? नसरुद्दीन महमूद के लिए। और साथ ही साथ नसरुद्दीन महमूद की शादी करा दी थी अपनी बेटी से। तो एक तरीके से बलबन का राइज हो चुका था। जैसे ही बलबन का यहाँ पे उदय होता है, तो बड़ी बड़ी पोस्ट जो थी वो बलबन ने अपने रिश्तेदारों को देनी शुरू कर दी, जो क्लोज थे उनको देनी शुरू कर दी, जिनमें किनका नाम आता है? उलुग खान तो खैर खुद ही बलबन हो गए, दिल्ली के अंदर थे। किशली खान जो उनका भाई था, अमीर हाजिब की पोस्ट दे दी उनको। शेर खान का गवर्नर था सिंध का। फिर उसके साथ साथ युजबेक तुगरील खान, ये लखनौती का गवर्नर बन गया था। तो अपने ही जो करीबी लोग थे उनको बड़ी बड़ी पोस्ट उसने देनी शुरू कर दी। यहां से उसने पावर को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, अपने हाथ में रखना शुरू कर दिया कि पावर मेरे इर्द गिर्द घूमती रहे। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं हो पाया, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो तुर्कान चहलगानी है, जिसकी वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। बलबन की पॉलिसी क्या थी? अगर मैं बलबन की पॉलिसी की बात करूं, उसकी पॉलिसी थी सब चीज को कंट्रोल करके चलने की, ओके। तो जो वो कंट्रोल करना शुरू करता है, तो यही चीज तुर्कान चहलगानी को पसंद नहीं आती है। तुर्कान चहलगानी उसको रिप्लेस करती है, और रिप्लेस करके इमादुद्दीन रिहान जो एक इंडियन मुस्लिम था, भारतीय मुस्लिम था, उसको वो अपॉइंट करती है एज अ रेजेंट टू नसरुद्दीन महमूद। तो बलबन को हटा दिया गया, इनको बनाया गया, इमादुद्दीन रिहान को, एक जो भारतीय मुस्लिम था, ठीक है। बलबन को हटाया गया, बलबन अंडरग्राउंड जाता है, काम करता है अपने ऊपर, अगेन वही अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करता है, वापस आता है और इमादुद्दीन रिहान को मार देता है, ठीक है। 1255 के अंदर पहले ही अपॉइंट कर दिया गया था नसरुद्दीन महमूद के द्वारा नायब ममल्लक दोबारा, उसके बाद उसने रिहान को मारा, और यहां से उसने सिस्टमैटिकली, कहते हैं ना कि सिस्टमैटिकली खत्म कर देना सबको, यहां से उसने पूरी की पूरी जो तुर्कानी चहलगानी थी खत्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। कुतुबुद्दीन हसन घुरी को उसकी हत्या कर दी 1255 के अंदर। युजबेक तुगरील खान तो लखनौती के अंदर मारा गया 1257 में। कुतलुक खान, असलान खान, उनको जहर दे दिया 1258 में, ठीक है। किशली खान भाई को भी मार दिया, ठीक है, 1259 में। शेर खान को 1279 के आसपास मारा, ठीक है। फिर उसके बाद नसरुद्दीन महमूद को भी मार दिया, और बलबन यहाँ पे एट द एंड गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। तो बलबन का सीधा सीधा था कि कोई मेरे रास्ते में आएगा तो हम उनको मार देंगे, उनको हम खत्म कर देंगे, चाहे भाई वो मेरी फैमिली के ही लोग क्यों ना हो। शेर खान को क्यों मारा गया? शेर खान को इस वजह से मारा गया क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो गई थी, बहुत सारे लोग उसको पसंद करते थे, इस वजह से, ठीक है, इस वजह से उसको मारा गया। समझ में आया पॉइंट? क्लियर हुआ? हाँ। सो शेर खान 1279, ओके।
बलबन सुल्तान कब बनता है? 1266 के अंदर बनता है, नसरुद्दीन महमूद को मार के। मतलब जिसका वो एजेंट था, जिसके लिए वो काम करता था, उसी को मार के गद्दी के ऊपर बैठता है। यहां से उसका अपना रूल शुरू होता है। फरिश्ता इसके बारे में क्या बोलता है? फरिश्ता का स्टेटमेंट देखिए। फरिश्ता बोलता है उसने शमशुद्दीन इल्तुतमिश के कई वंशजों को मार डाला जिन्हें वह सिंहासन का प्रतिद्वंदी मानता था। इसामी का स्टेटमेंट क्या है? अब उलुग खान सिंहासन पर बैठा, अधिकारियों के दांत तोड़ दिए गए। मतलब ठीक है, व्हेन उलुग खान ascended the throne the teeth of officers were broken। मतलब अब यहां पे इस तरीके समझिए कि पावर सारी कंसोलिडेट होनी बलबन के हाथ में होनी शुरू हो गई थी और सबको निकाला जाना शुरू हो गया था। ठीक है, पॉलिसी क्या थी कि भाई सबको निकालो, पावर कंसोलिडेट करो। और इसमें जो इल्तुतमिश के नोबल्स थे, इनको शमशी नोबल्स ही बोलते थे, उनको भी निकाला गया। पूरी पावर अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी बलबन ने फ्रॉम 1266 1266 से। ठीक है, पावर बिल्कुल उनके कंट्रोल के अंदर आ चुकी थी। यहीं पे आता है बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप। थ्योरी ऑफ किंगशिप सिद्धांत, कैसे रूल किया जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें अपने आप को क्या बोलता था कि मैं ईश्वर का नायब हूं, वाइस रेजेंट ऑफ गॉड, नियाबत खुदाई। देन मैं शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ हूं, पृथ्वी पर ईश्वर की छाया हूं, जिल्ले इलाही। ठीक है, अपने आप को ईश्वर के बराबर कंसिडर कर देना, दूसरे से ऊपर रखना। इसका मतलब क्या है कि भाई सभी लोग मेरे नीचे हैं और मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। ओके, और ये भी कहना कि पावर जो है मुझे आप लोगों से नहीं मिली है, पावर मुझे ईश्वर से मिली है। ठीक है, पावर डिड नॉट ड्राइव फ्रॉम नोबिलिटी पीपल, नोबल्स और जो लोग हैं उन्होंने मुझे शक्ति नहीं दी है, मुझे ईश्वर से मिली हुई शक्ति। के निजामी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा उसने इस वजह से किया कि अपने आप को ऊंचा क्यों दिखा रहा है? वो इस वजह से, यहाँ पे के निजामी इतिहासकार बोलते हैं कि भाई एक तो वो दास था, उसको कभी किसी ने आजाद नहीं किया। दूसरा पॉइंट, एक स्टिग्मा था। स्टिग्मा क्या था कि भाई आपने एक सुल्तान को मारा, जहर देके मारा नसरुद्दीन महमूद को, एक वो स्टिग्मा था, ये उसको दूर करना था। इसी वजह से भाई वो अपने आप को ऊंचा दर्जा देने की यहाँ पे कोशिश करता है। ठीक है, अब ये थ्योरी ऑफ किंगशिप के अंदर क्या क्या आता है? थ्योरी ऑफ किंगशिप के अंदर आता है कि भाई सबसे ऊपर मैं हूं और मेरे बराबर कोई नहीं है, सिंपल सी बात है। तो सामान्य जनों से सीधे बात ना करना, किसी भी लोगों से बात नहीं करना। नॉर्मल लोग आपके सामने आके बात नहीं कर सकते, बलबन की बात कर रहा हूं मैं। सबसे दूरी बना के रखना। ठीक है, जनता है दूरी बना के रखना। कोर्ट का डेकोरम भव्य होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, कोर्ट का डेकोरम कैसा होना चाहिए कि जैसे आप कोर्ट के अंदर घुसो, आप ओ के अंदर जो कितनी शानदार कोर्ट है। ओके, शिष्टाचार उसके अंदर होना चाहिए। ओके, फिर उसके साथ साथ हमेशा जो उसके सोल्जर्स होते थे वो तलवार निकाल के रखते थे। सामने वाले के अंदर भय तो होना चाहिए ना, डर होना चाहिए। हमेशा सोल्जर्स जो होते थे उसके पास तलवार निकाल के रखते थे, कभी कोर्ट के अंदर हंसता नहीं था। देन यहाँ पे बर्नी का स्टेटमेंट भी है। बर्नी क्या बोलता है बलबन के बारे में कि बलबन ये बोलता था, जब मेरी दृष्टि किसी निम्न कुल के व्यक्ति पर पड़ती है तो मेरे शरीर की हर नस नाड़ी क्रोध से उबलने लगती है। Okay, when I happen to look at low-born person, every artery and vein in my body begin to agitate with fury। किसका स्टेटमेंट है? बर्नी का स्टेटमेंट है। ठीक है, कि मतलब कि ऊंचे तबके के लोग, ओनली हाई क्लास टर्क्स, उछले तबके के जो तुर्क है वो ही बस मेरे सामने आ सकते हैं और नहीं कोई आ सकता। क्योंकि अगर कोई मेरे सामने आ भी गया तो मेरे तो शरीर के अंदर ही भाई इस तरीके से होना शुरू हो जाता है, मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओनली कौन लोग? नोबल, वाइज, स्किल्ड पर्सन, बस यही कुलीन, सद्गुणी, बुद्धिमान, कुशल लोग यही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। अपने आप को फिर एंशिएंट हीरो अफरासियाब, पर्शियन हीरो अफरासियाब, ओके, उनसे कंपेयर करना, जो फिरदौसी ने शाहनामे में भी जिनका जिक्र किया गया है, उनसे अपने आप को इसने कंपेयर करना शुरू कर दिया। ओके, देन आगे देखिए भाई और क्या क्या आता है। सजदा पाइबोस, ठीक है, सजदा पाइबोस। देन ये क्या है? सब पर्शियन कस्टम से अन इस्लामिक से इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। ओके, कोर्ट के अंदर कभी हंसना नहीं, कोर्ट के अंदर कभी ऐसी लूज टॉक्स नहीं करना जिससे कि सामने वाला ये सोचे कि भाई ये तो कैसा ही सुल्तान है। हमेशा सीरियस रहना। ठीक है, सुल्तान के साथ सजदा पाइबोस क्या होता है? सजदा पाइबोस ये होता है, आप इसको यहां से देखिए। ठीक है, सजदा पाइबोस देखिए ऐसे, तो ये होता है सजदा और ये होता है पाइबोस। ठीक है, सजदा क्या, आप सुल्तान के सामने झुक रहे हो, और दूसरा क्या है कि सुल्तान की फीट किस कर रहे हो। ओके, दोनों क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुल्तान का स्टेटस कितना ऊंचा है। ओके, और बाकी सभी लोग नीचे हैं, और ये मैंडेटरी हुआ करता है। जो भी कोई सुल्तान के सामने आ रहा है
और सुल्तान के सामने कोई भी पिटिशन प्रेजेंट कर रहा है, सुल्तान से बातचीत भी करना चाहता है, वही उसको सजदा पायबोस करना पड़ेगा। ये पर्शियन कस्टम्स थे। पर्शियन कस्टम जो सभी लोगों को फॉलो करने होते थे, चाहे कोई भी हो। ओके, सभी लोगों को फॉलो करने। तो अन इस्लामिक थे, गैर इस्लामिक थे, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो ये केवल आप ईश्वर के सामने झुक सकते हैं, अल्लाह के सामने झुक सकते हो और किसी के सामने नहीं झुक सकते। लेकिन यहाँ पे क्या था, इसने कह दिया भाई मेरे सामने झुकना पड़ेगा। देन न्याय की बात करना, जस्टिस। जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जस्टिस अगर आपके एम्पायर के अंदर है तो लोग आपके लॉयल रहेंगे। अगर जस्टिस नहीं है तो सबसे पहले लोग ही रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे। इसके लिए उसने अपने बरीद से, बरीद मतलब जो उसके गुप्तचर थे, इंटेलिजेंस था, उसको उसने चारों तरफ अपॉइंट करना शुरू कर दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे मेरे एम्पायर के अंदर ये बताने कहीं पे कुछ गलत काम तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और बताया भी जाता था, जैसे मलिक बकबक हो गए। ओके, ये कौन थे, फादर थे कराविक के, इक्तदार थे बदू के। फिर उसके साथ साथ हैविद खान हो गए, ये फादर थे मलिक कीरा के। इन्होंने अपने दासों के साथ क्रूर व्यवहार किया, उनको मार दिया। तो बलबन क्या करता है, बलबन इन दोनों को पनिश करता है, और जो बरीद जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी उनको भी पनिश किया कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि हमें बताने की, आपने क्यों नहीं बताया, अब आपको भी पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो जस्टिस, न्याय बहुत जरूरी है। न्याय नहीं है तो लोग वफादार नहीं रहेंगे, न्याय नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल नहीं रहेगा, रिबेलियन होने शुरू हो जाएंगे। ओके, देन अपने वसाया में, वसाया जो गाइडेंस है अपने बेटे को जो दे रहा है, ठीक है, अपने बेटे को दे रहा है, वो क्या बोलता है उसके अंदर, वो बोलता है कि देखिए किंगशिप, मतलब आपको जो किंगशिप दी जा रही है, जो आप राजा बन रहे हो, उसमें बिना जस्टिस से कुछ नहीं हो सकता। न्याय जरूरी है, उपकार जरूरी है, बेनिफिशियन जरूरी है, पॉम्प, ठीक है, मतलब भव्य कोर्ट दिखनी चाहिए, बड़ी आपकी आर्मी होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसके बिना आप राजा नहीं बन सकते। दूसरा, जो धार्मिक लोग हैं उनको अपने साथ रखो, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपका प्रचार करने की। pious, religious minded, just men alone should be appointed as qazis and officials। भैया धार्मिक जो लोग होते हैं, जो न्यायप्रिय लोग होते हैं, इनको अपॉइंट करो, एज अ काजी अपॉइंट करो, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने की। निचले तबके के किसी लोग को अपॉइंट नहीं करना, निचले तबके किसी लोगों को अपॉइंट नहीं करना। ठीक है, कोई भी निचले तबके का लोग मेरी प्रशासन के अंदर आ नहीं जाएगा। ठीक है, फिर उसके साथ साथ वो ये भी एडवाइस कर रहा है लखनौती यानी कि बंगाल के शासक को, जो उसका खुद का बेटा था। ओके, उसको क्या एडवाइस कर रहा है बुगरा खान को, कि देखो भाई तुम बंगाल को इंडिपेंडेंट बना के दिल्ली से अलग रह के रूल नहीं कर सकते हो, ये एडवाइजेबल नहीं है। अपने बेटे को एडवाइस कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको बेटे को कहा गया था कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बंगाल को सल्तनत के अंदर लेके आना, जो उसने किया भी, लेकिन वो फिर बंगाल को ही इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। इस वजह से वो कह रहा है। यहां पे इतिहासकारों का क्या मत है, के निजामी क्या बोलते हैं, के निजामी ये बोलते हैं कि राज हत्या को लेकर हीन भावना और अपराध बोध को दर्शाता है। ये जो बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप है ना, यही दिखाता है। ठीक है, बलबन्स exhortations reflected an inferiority complex and guilty conscience over regicide। किसकी हत्या की थी भाई, अपने सुल्तान की हत्या कर दी, रेजिसाइड। तो दिखाता है कि उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, एक तो दास था, एक तो अपने भाई अपने सुल्तान की हत्या कर दी। के निजामी बोलते हैं कि यही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से फिर वो थ्योरी ऑफ किंगशिप लेके आ रहा है राष्ट्र सुल्तान। इरफान हबीब निजामी क्या बोलते हैं, शक्ति, अधिकार व गरिमा के प्रदर्शन ने लोगों के मन में भय व श्रद्धा उत्पन्न की। डिस्प्ले ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड डिग्निटी स्टक ऑ एंड टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ द पीपल। कि ये जो पावर दिखाना, अथॉरिटी दिखाना, अपनी कोर्ट को इतना भव्य दिखाना, इससे लोग भयभीत होते थे और लाइन में लगे रहते थे। ओके, फिर तीसरा इनका ही पॉइंट है हबीब एंड निजामी का, वो क्या है, उसने तुर्क कुलीनों के प्रति नष्ट कर दी, खिलजी उन्हें मात देने में सफल रहे। और यहां से इन्होंने ये भी कनेक्ट किया हुआ है कि भाई इसने बहुत सारे टैलेंटेड जो लोग थे उसने वो खत्म कर दिए, तुर्काने चहलगानी उसने खत्म कर दिया, अपने जो लोग थे उसके बलबनी वो उसने अपॉइंट करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग थे अब वो उसके प्रशासन के अंदर नहीं रहे। यहाँ पे हबीब एंड निजामी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये थी बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप। ओके भाई, थ्योरी ऑफ किंगशिप जिसमें किसका इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा, कि अपने आप को सबसे ऊपर रखना। भाई ऑब्वियसली आपके कोई बराबर नहीं है। ठीक है, उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो यही था बस छोटा सेशन जिसके अंदर भाई मैंने थ्योरी ऑफ किंगशिप आपको समझाया। ऐसे ही हम छोटे छोटे सेशंस कर रहे हैं जिससे आपको मैं अच्छे तरीके से समझा भी सकूं। तो ये था थ्योरी ऑफ किंगशिप। इन केस कोई भी स्टूडेंट
फाउंडेशन बैच 2.0 के अंदर एनरोल करना चाहता है एनरोल कर सकता है, जहाँ पे हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आप एक ही अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो इन केस किसी भी स्टूडेंट को एनरोल करना है आप एनरोल कर सकते हैं। कैसे करना है एनरोल, इसी वीडियो के नीचे जाओ, सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर दो, ठीक है, फिर नीचे जाओ मोर के ऊपर क्लिक करो, मोर के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट्स को बताना है कि सेशन कैसा लगा, प्लीज, छोटे छोटे सेशन हम कवर कर रहे हैं। तो नीचे जाइए, यहाँ पे लिखिए स्पेशल ऑफर, ये देखिए स्पेशल ऑफर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करो, या नीचे नंबर भी दिया हो, उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये गूगल फॉर्म है, उसको भी फिल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कूपन, गेट यूजीसी हटा दो, यहाँ पे क्या लिखो, अश्वनी, ASHWANI, अप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब चीजें आपको एक जगह मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल सेम टाइम 6 बजे, बाय बाय।